जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी परीक्षाओं के क्रम में, जिसमें हमारा पहला विषय है जीव विज्ञान। इसमें हमारी 3 कक्षाएं हो चुकी हैं। आज हमारी चौथी कक्षा है, जिसमें हम बात करेंगे विषाणुओं के बारे में, इसके वर्गीकरण के बारे में, विषाणुओं के उपयोग के बारे में, और विषाणुओं के द्वारा कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं मनुष्य में, पादप में या फिर जंतुओं में, उनके बारे में जानेंगे। और विषाणु का एक और प्रतिरूप होते हैं वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, उनके बारे में भी जानेंगे। आगे बढ़ने के क्रम में मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल आर्ट्स नमो एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी उस लाल बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी कोई भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होती है तो सबसे पहले आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर सकें। और मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने मित्रों, अपने छात्रों और अपने शिक्षकों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। मेरी इसमें लेक्चर में क्या क्या कमी है वो बताइए, क्या क्या सुधार करने हैं वो बताइए, और क्या आपको पसंद आ रहा है वो बताइए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नमस्कार मित्रों, शुरू करते हैं हम आज की क्लास, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है विषाणु। विषाणु के बारे में जानते हैं। विषाणु को वायरस भी कहते हैं। जैसा कि बताया गया है, वायरस अति सूक्ष्म, अविकल्प, परजीवी, अकोशिकीय तथा विशिष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन कण होते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, अकोशिकीय, ऐसा जीव जिसकी कोई कोशिका नहीं होती है। और परजीवी होते हैं, एक विशिष्ट प्रकार के परजीवी होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन्स कण होते हैं एक तरह से, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। आगे पढ़ते हैं, जो किसी जीवित परपोषी के अंदर रहकर प्रजनन करते हैं। प्रजनन से यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पर क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन टाइप होगा। रिप्रोडक्शन से मतलब नर मादा नहीं होता। यहाँ पर एक कण होगा हमारा, एक कण से 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, 4 करेंगे, इस तरह से हमारा ये आगे क्रम चलता जाएगा। इसी क्रम को हम लोग आगे चल के गुणन भी कहते हैं। इसी प्रकार वायरस जो होते हैं वो सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी को प्रदर्शित करते हैं। विषाणुओं में कुछ सजीवों के लक्षण होते हैं, आइए जानते हैं क्या क्या होते हैं। इनमें आनुवंशिक पदार्थ की उपस्थिति होती है। जी हाँ, इनमें डीएनए पाया जा सकता है या आरएनए पाया जा सकता है। जैसा कि सजीवों में डीएनए होता है, उनकी कोशिकाओं में आरएनए होता है, उसी प्रकार वायरसेस में भी आनुवंशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए भी उपस्थित होते हैं। इनमें गुणन होता है। विषाणुओं में गुणन की क्रिया पाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक विषाणु से 2 विषाणु बनेंगे, फिर 2 से 4, 4 से 8 और इत्यादि, अपने इनफाइनाइट प्रोग्रेस को करेंगे। विषाणु में कुछ निर्जीवों के भी लक्षण होते हैं। क्या क्या होते हैं जानते हैं। जैसे कि जीव द्रव्य और कोशिकाओं का अभाव होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विषाणु जो होते हैं अकोशिकीय होते हैं, तो साधारण सी बात है, जब कोशिका ही नहीं होगी तो उसमें जीव द्रव्य नहीं होगा, जीव द्रव्य नहीं होगा तो उसमें कोशिकांग नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट है अनेक जैविक क्रियाएं, जैसे कि श्वसन, उत्सर्जन आदि का अभाव होता है। जब कोशिका नहीं होगी, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, तो उनमें ना तो श्वसन होगा, ना तो ऊर्जा का क्रिएशन होगा, ना ही उत्सर्जन होगा, ना ही कुछ एक्सक्रीशन करेंगे। तीसरा पॉइंट है गुणन केवल पोषी कोशिका के अंदर होता है। ये जो गुणन होता है ना मित्रों, ये जो हमारा अपनी संख्या को बढ़ाते हैं विषाणु, ये केवल आपकी जीवित जीव के अंदर जाके ही अपनी कोशिका का माफ करेगा, केवल जीवित जीव के अंदर जाकर ही अपना गुणन कर सकते हैं। जीवित का मतलब है यहाँ पे पोषी या होस्ट। किसी जीवित जीव की कोशिका के अंदर जाएंगे ना, तब उसके अंदर जाके अपनी संख्या बढ़ाते हैं। फोर्थ पॉइंट है निर्जीव के समान इनके भी क्रिस्टल बनाए जाते हैं। अब ये जो क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वायरस जो होता है न्यूक्लियो प्रोटीन कण होता है। अब इस न्यूक्लियो प्रोटीन कण को हम क्रिस्टल के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इस वायरस को क्रिस्टल बनाने के क्रम में एक वैज्ञानिक हुए हैं डब्ल्यू स्टैनले, जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है मात्र इसी विषय में कि उन्होंने
वायरसेस को क्रिस्टल के रूप में संश्लेषित किया। बात करेंगे आगे विस्तार से इसके बारे में, चलते हैं आगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है, कोशिका। अब सभी जीवधारी कोशिकाओं के ही बने होते हैं, लेकिन वायरस के ऊपर ये बात लागू नहीं होती। विषाणुओं में कोशिकीय संगठन का पूर्णतः अभाव होता है तथा जीवित कोशिका के बाहर ये निर्जीव पदार्थों की भांति व्यवहार करते हैं। साथ ही जब ये कोशिका के अंदर पहुंच जाते हैं तो अन्य जीवों के समान गुणन करते हैं तथा इनकी आनुवंशिक निरंतरता बनी रहती है। यानी कि जब ये कोशिका के बाहर होते हैं तो मात्र एक न्यूक्लियोप्रोटीन कण के रूप में रहेंगे, जैसा कि हमने बताया था अभी पहले, एक निर्जीव की भांति व्यवहार करेंगे। लेकिन जब ये किसी होस्ट के अंदर पहुंच जाते हैं, किसी जीव के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे इन्हें खाद पानी मिलता है, जहाँ पे इनका मनचाहा वातावरण मिल जाता है, जहाँ पे ये अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं, वहाँ ये एक जीव की तरह, एक जीवित पदार्थ की तरह कार्य करते हैं। और उसमें क्या कार्य करते हैं, या तो उस जीवित जीव को बीमार कर देते हैं या फिर उसको फायदा पहुंचाते हैं। जी हाँ, विषाणु भी दोनों प्रकार के होते हैं, हानिकारक विषाणु और लाभदायक विषाणु। आगे करेंगे इनके बारे में विस्तार से बात, अभी चलते हैं और आगे। इस प्रकार देखा जाए तो यह जीवधारियों का एक प्रमुख गुण प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जब ये होस्ट के अंदर पहुंच जाते हैं तो ये अपना गुणन करना प्रदर्शित कर देते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। यह सत्य है कि विषाणु में जीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी कहा जाएगा। यह अत्यंत विशिष्ट अधिपरजीवी हैं। अधिपरजीवी का मतलब है वह परजीवी जो किसी दूसरे जीव के ऊपर आश्रित रहेगा पूर्णतः, उसके बिना ये मात्र एक क्रिस्टल के रूप में रहेंगे या एक कण के रूप में। क्रिस्टल के लिए मित्रों ऐसा नहीं है कि आप इसको अपनी एक विषाणु को एक मात्र इन नंगी आंखों से देख पाएंगे, क्योंकि एक विषाणु का आकार नैनोमीटर में होता है। नैनोमीटर का मतलब बहुत माइन्यूट, माइक्रोन्स का भी 10⁻³ 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। जब तक आप इन विषाणु का क्रिस्टलीकरण नहीं करेंगे, उनको स्लाइड पे रखकर नहीं देखेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये विषाणु हमारे आसपास ही हैं। और लाखों करोड़ों में विषाणु आपके वातावरण में हमेशा बने रहते हैं, जिनको आप अपने भोजन के माध्यम से, अपनी सांस के माध्यम से, अपनी त्वचा के माध्यम से ग्रहण करते रहते हैं। अब बात करते हैं विषाणु की संरचना के बारे में। विषाणु रचना में प्रोटीन के आवरण से घिरा एक न्यूक्लिक अम्ल होता है। यानी कि एक इस तरह की संरचना होती है जिसके अंदर हमारा न्यूक्लिक अम्ल इकट्ठा रहता है, और जो बाहरी आवरण होता है ये वाला, जिसको हम कैप्सिड भी कहते हैं, इस पे छोटी छोटी प्रोटीन की इकाइयाँ पाई जाती हैं। इस पूरे कण को हम वीरियन कहते हैं, जिसका आकार 10 से 500 नैनोमीटर के बराबर होता है। वायरसों में न्यूक्लिक अम्ल या तो आरएनए के रूप में पाया जाएगा या डीएनए के रूप में पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल वीरियन का 6% भाग बनाता है, जबकि प्रोटीन का कवच 94% भाग बनाता है। यानी कि एक वायरस के लिए सुरक्षा कवच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें वो अपना 90 से 95% भाग लगा देता है। प्रोटीन कवच अक्सर एक पतली पूंछ के रूप में पाया जाता है, जैसे हम लोग संरचना में देख सकते हैं। यहाँ पर हमने एक जीवाणु भोजी विषाणु के बारे में बताया है, उसकी संरचना को यहाँ पे अपने छात्रों को समझने के लिए हमने इस संरचना का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें शुरू करते हैं, देखते हैं। ऊपर से बताया गया है एक विषाणु के सिर है, इसके अंदर छोटी छोटी जो संरचनाएं धागे जैसी बताई गई हैं वो डीएनए है। बाहर की तरफ वायरस में एक प्रोटीन आवरण है जो इसकी सुरक्षा करता है। ये नीचे की तरफ जैसी नली जैसी संरचना जा रही है ना, ये पुच्छ कोर कहलाती है। और इसके बाहर का ये जो आवरण है प्रोटीन का, ये पुच्छ कहलाता है। नीचे की तरफ देखते हैं जो पुच्छ प्लेट बनी हुई है, इस पे स्पाइक्स से कांटेदार जैसी संरचना और एक पुच्छ सूत्र है, जिनके द्वारा ये एक जीवाणु के ऊपर अपनी पकड़ को मजबूत करते हैं। ये जो संरचना दिखाई गई है एक जीवाणु भोजी विषाणु के बारे में है, जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। ऐसे वायरस के बारे में यहाँ पे बताया गया है।
अलग अलग वायरस की अलग अलग संरचनाएं होती हैं, जिसके द्वारा ये अपना वातावरण में एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करते हैं। जीव जंतु के ऊपर, पादप के ऊपर, मनुष्य के ऊपर अपनी पकड़ बनाते हैं इस स्पाइक्स और कुछ सूत्र के माध्यम से। जैसा कि आप लोगों ने कुछ समय पहले देखा होगा कोरोना वायरस के बारे में, उसकी बहुत सारी आपने समाचार पत्रों के माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से आपने एक संरचना देखी होगी कोरोना वायरस की। उसमें आपने देखा होगा जैसे कोरोना वायरस के बाहर की तरफ एक मशरूम जैसी संरचना होती है, जो इसके स्पाइक्स होते हैं। इन्हीं स्पाइक्स के द्वारा ये विषाणु मनुष्य के ऊपर, जंतु के ऊपर अपनी पकड़ बनाता है, धीरे धीरे उनकी कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं और अपना कार्य करते हैं, मनुष्य को बीमार करते हैं। या कुछ कुछ वायरस हमारे लाभदायक भी होते हैं। एक बार कोशिका के अंदर वायरस पहुंच जाए तो अपना गुणन करना प्रारंभ कर देते हैं। देखते हैं आगे। कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं जो लाभदायक होते हैं, कुछ वायरस होते हैं जो हानिकारक होते हैं। इनके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। चलते हैं और आगे। अब बात करते हैं परपोषी प्रकृति के आधार पर विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। देखते हैं कैसे। पहला होता है पादप विषाणु। इनका न्यूक्लिक अम्ल आरएनए का बना होता है, जैसे टीएमवी वायरस होता है, पीला मोज़ेक विषाणु होता है आदि। दूसरे प्रकार के विषाणु होते हैं जंतु विषाणु। इनमें डीएनए पाया जाता है या कभी कभी इनमें आरएनए में पाया जाता है। यह प्राय गोल होते हैं रचना में और इनकी उदाहरण है इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्प्स वायरस आदि। तीसरे प्रकार के होते हैं बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी वायरस, जो जीवाणु का भक्षण करते हैं। ये केवल जीवाणु के ऊपर आश्रित रहते हैं। इनमें डीएनए पाया जाता है, आरएनए नहीं पाया जाता। इनके उदाहरण हैं टीटू फेक जैसे उदाहरण। पिछली स्लाइड में हमने बात करी थी कोरोना वायरस के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि इससे इनकी बाहरी आवरण पे एक मशरूम जैसी संरचना पाई जाती है। इसमें एक इंफॉर्मेशन मैं और बताना चाहूँगा, जो कोरोना वायरस होता है वो अपने आप में कोई नई बीमारी या नया रोग उत्पन्न नहीं करता है। जो भी रोग होता है, जो भी इसका कार्य है कोरोना वायरस का, वो मनुष्य के शरीर में पहले से मौजूद जो बीमारी होती है, जो दबी छुपी बीमारी होती है, उस बीमारी को ये पूरी जड़ से निकाल के लाता है। यानी कि उस बीमारी को ये 1000 गुना, लाख गुना बढ़ाता है। इसलिए ये जो रोग है, ये हमारे डायबिटिक रोगियों के लिए, मधुमेह रोगियों के लिए हानिकारक हुआ है। और जो सांस से परेशान थे मरीज, फेफड़े से परेशान थे मरीज, उनके लिए काफ़ी हानिकारक रहा है। या जो भी किसी भी मनुष्य के शरीर में जो भी रोग पहले रहा होगा, उस रोग को पहले से इसने 1000 गुना, लाख गुना बढ़ाया है। जी हाँ, कोरोना वायरस कोई नई बीमारी पैदा नहीं करता है, ये मनुष्य के शरीर में पहले से मौजूद बीमारी को 1000 गुना, लाख गुना बढ़ाता है। ये तो रही कोरोना वायरस के बारे में जानकारी। अब देखते हैं आगे। अब बात करते हैं विषाणुओं के उपयोग के बारे में। जैसा कि हमने पहले बताया था कि कुछ विषाणु लाभदायक होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं। जानते हैं उनके बारे में। विषाणु का उपयोग लाभदायक कार्यों में भी संभव है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। साइनोफेज, ये वे विषाणु होते हैं जो साइनोबैक्टीरिया या जिसे हम नील हरित शैवाल कहते हैं, उसमें रोग उत्पन्न कर देते हैं। जी हाँ, ये नील हरित शैवाल में रोग उत्पन्न करने के काम आते हैं साइनोफेज वायरसेस। इनका उपयोग अनेक स्थानों पर अवांछित नील हरित शैवालों को साफ करने में किया जाता है। हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में बैक्टीरियोफेज का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हमने आपको विषाणु की संरचना के बारे में एक आपको इमेज बताया था, उसी प्रकार का ये विषाणु है बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी। इसके द्वारा जल को सड़ने से बचाया जाता है। जी हाँ, जो जीवाणु हमारे जल में पाए जाते हैं, जो जल को दूषित कर देते हैं, उनको खत्म करने का कार्य ये बैक्टीरियोफेज वायरस ही करता है। जैसे गंगा जी के पानी में जीवाणु भोजियों की उपस्थिति से ही यह क्रिया स्वतः होती है। जी हाँ, गंगा जी के जल में ये बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है, जिसके कारण हम गंगा जी का जल शुद्धता के साथ खूब आने वाले सालों तक बचाए रखते हैं और उसका उपयोग करते हैं। तीसरा है बैक्टीरियोफेज विषाणुओं की सहायता से जीवाणुओं के विभिन्न विभेदों की पहचान की जाती है। ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है,
अलग अलग जीवाणु पर किस प्रकार कार्य करता है, ये इस बैक्टीरियोफेज वायरस के द्वारा ही पहचाने जाते हैं। अब बात करते हैं विषाणु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खोजों के बारे में। उनकी खोज किस प्रकार हुई, उनसे महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पार्टिकुलर वायरस को किसने खोजा, पार्टिकुलर वायरस का टीका किसने खोजा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम यहाँ पर केवल उन्हीं के बारे में बात करेंगे जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट है, जैसे 1935 में वैज्ञानिक हुए डब्ल्यू स्टैनले ने विषाणु को क्रिस्टल के रूप में संश्लेषित किया। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट खोज थी जिसके कारण 1946 में इन वैज्ञानिक डब्ल्यू स्टैनले को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इसको वायरस को क्रिस्टल के रूप में संश्लेषित करने का फायदा ये हुआ कि इससे हमें भान हुआ कि हाँ, ये जो वायरस होते हैं ये जीवित और अजीवित के रूप में कड़ी होते हैं और इनको इसी खोज के माध्यम से प्रोटीन माना गया। 1938 में वैज्ञानिक बावडेन ने विषाणु में प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। एक वैज्ञानिक हुए साबिन, इन्होंने पोलियो वायरस की खोज की थी। ये पोलियो वायरस की खोज के ऊपर थोड़ा सा अलग अलग किताबों में अलग अलग बताया गया है। कोई पॉपर को बताता है, वैज्ञानिक पॉपर के बारे में, कोई साबिन को बताता है, लेकिन ज़्यादातर जगह को साबिन को ही सही माना गया है, इसलिए हम साबिन को ही मान के चलते हैं कि साबिन ने ही पोलियो वायरस की खोज की थी। लेकिन पोलियो वायरस का जो टीका था वो वैज्ञानिक जोनास साल्क ने 1955 में खोजा था, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब बात करते हैं हम वायरॉइड्स के बारे में। ये जो हमारे वायरस होते हैं ये अपने भिन्न भिन्न रूप में पाए जाते हैं जो अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। उसमें से वैज्ञानिकों ने एक प्रकार के वायरसेस की खोज की है जिसको वायरॉइड्स नाम दिया गया है। जैसे कि 1967 में वैज्ञानिक डीएनर और रेमर ने अत्यधिक साधारण संक्रामक कारकों को खोजा और इनको वायरॉइड्स नाम दिया। यानी कि कुछ इस तरह के वायरसेस थे जो बहुत ही संक्रामक हुआ करते थे, इनकी संरचना थोड़ी भिन्न थी, जिनकी खोज वैज्ञानिक डीएनर और रेमर ने की थी और इनको वायरॉइड्स नाम दिया था। वायरॉइड्स जो होते हैं और छोटे आरएनए के खंड होते हैं और इनके ऊपर प्रोटीन का आवरण भी नहीं होता है, यानी कि बिंदु के प्रकार के एक आरएनए के कण होते हैं वायरॉइड्स, जो वातावरण में घूमते रहते हैं और मनुष्य के शरीर में या किसी पादप या जंतु के शरीर में पहुंचकर ये अपना गुणन करते हैं और संक्रामक रोग बड़ी तेजी से उत्पन्न करते हैं। इनमें संक्रमित करने के रोग उत्पन्न करने की अदम्य क्षमता पाई जाती है वायरॉइड्स के अंदर। ये वायरॉइड्स होते हैं पादप रोग के संक्रमण हेतु सबसे छोटे कारक माने गए हैं। नारियल में कदंग कदंग नामक का रोग होता है, वो क्रिसैंथेमम स्टंट के द्वारा होता है। सिट्रस एक्जिकोटिस वायरस से होता है। ये दो वायरस हैं, क्रिसैंथेमम स्टंट और सिट्रस एक्जिकोटिस वायरस। आलू में तुर्क कंद रोग होता है, वो भी इन वायरसेस के कारण ही होता है। माफ करिएगा, पिछली स्लाइड में बाहर से डॉगीज की आवाज आ रही थी जिससे आपको व्यवधान हो रहा था, अब ऐसा नहीं होगा। चलते हैं। वायरॉइड्स की तरह ही हमारे विषाणु के कुछ और भिन्न रूप होते हैं जिन्हें प्रियॉन्स कहते हैं। प्रियॉन्स के बारे में जानते हैं। ये ऐसे रोग संक्रामक कारक होते हैं जिनमें केवल प्रोटीन पाया जाता है और न्यूक्लिक अम्ल का अभाव होता है, इनको हम प्रियॉन कहते हैं। यानी कि जो हमारे प्रियॉन्स होते हैं उनमें न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए या डीएनए तो होता ही नहीं है, केवल प्रोटीन के आवरण होते हैं जो किसी पादप या जंतु में संक्रामक रोग उत्पन्न करते हैं। अब एक चीज ये उत्पन्न होती है कि इनमें आनुवंशिक पदार्थ तो है ही नहीं, तो इनको पता कैसे चलता है कि इस पर्टिकुलर रोग को उत्पन्न करना है। तो ये वैज्ञानिकों के लिए एक अभी भी पहेली बनी हुई है जिसको हम सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मात्र प्रोटीन के आवरण है वो किसी जंतु या पादप को संक्रमित कैसे कर पा रहे हैं जबकि उनके अंदर डीएनए आरएनए तो है नहीं। इसके ऊपर अभी खोज जारी है। इन प्रियॉन्स की खोज वैज्ञानिक स्टैनले प्रूसिनर ने की थी। इसके लिए 1997 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। यानी कि बहुत बड़ी खोज थी। कुछ इस तरह के कणों को खोजा गया था जिनमें डीएनए आरएनए नहीं था, न्यूक्लिक अम्ल नहीं था, मात्र प्रोटीन के कण के कारण कोई पादप या जंतु रोगग्रस्त हो रहा है। इसकी खोज के लिए वैज्ञानिक स्टैनले प्रूसिनर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया।
ध्यान में है कि इन प्रोटीन कारकों में गुणन की और संक्रमित करने की क्षमता होती है। अब वैज्ञानिकों के समक्ष प्रश्न चिन्ह है कि आनुवंशिक पदार्थ तो न्यूक्लिक अम्ल ही होता है, डीएनए या आरएनए, तो इन प्रोटीन में ये क्षमता कैसे पाई जाती है? जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि मात्र प्रोटीन के जो कण होते हैं उनमें ये क्षमता कैसे आई जाती है कि वो किसी को संक्रमित करें, अपने आप से गुणन करें। उन्हें पता कैसे चलता है कि हमें गुणन भी करना है, इसको इस तरह से संक्रमित करना है, इस पार्टिकुलर जीव को ये वाला रोग होगा या इस पादप में ये वाला रोग आ जाएगा। इसकी खोज के लिए अभी वैज्ञानिक प्रयासरत है। भेड़ों में स्क्रैपी रोग होता है, वो इन्हीं प्रियॉन्स के कारण होता है। इस रोग में भेड़, स्क्रैपी रोग में जो भेड़ होती है वो विचलित होकर किसी आधार से या दीवार से या किसी वृक्ष से अपने शरीर को रगड़ती हैं। पिछले कुछ वर्षों में ब्रिटेन में गायों के पगलाने के रोग के पीछे भी इन्हीं को कारण माना गया है। अभी कुछ समय पहले स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि ये प्रियॉन्स जो होते हैं वो मानव को भी संक्रमित करते हैं। उसकी एक त्रिविमीय आकृति इन स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने बनाई है। ये अभी हाल ही की खोज है। अब बात करते हैं विषाणु द्वारा जनित रोगों के बारे में। जो विषाणु होते हैं वो पादप में किस प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, जंतुओं में किस प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, मनुष्य में किस प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। पहले बात करेंगे पौधों में उत्पन्न रोगों के बारे में जो विषाणुओं के द्वारा फैलाए जाते हैं। तो एक तरफ हम बात करेंगे उस फसल में उस पादप के बारे में, दूसरी तरफ उस रोग के बारे में हम बात करेंगे। जो चुकंदर होता है उसमें हमारा ऐंठा हुआ शिरोभाग नाम से एक रोग उत्पन्न किया जाता है, वायरसेस के बारे में। भिंडी में पीली नाड़ी मोजक नाम का रोग उत्पन्न किया जाता है। गन्ना के अंदर तृण समान प्ररोह नाम का रोग उत्पन्न किया जाता है। ये जो हिंदी के नीचे मैंने ब्रैकेट में इंग्लिश में लिख दिया है वो हमारे अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यार्थियों की सुविधा के लिए लिख दिया है, क्योंकि अंग्रेजी में इसका अनुवाद थोड़ा सा भिन्न हो रहा था इसलिए। जैसे कि ऐंठा हुआ शिरोभाग ट्विस्टेड एपेक्स कहलाता है, पीली नाड़ी मोजैक येलो विंग मोजैक कहलाता है, तृण समान प्ररोह ग्रास शूट डिसीज कहलाती है। पपीता, सरसों और केला में मोजैक नाम का रोग उत्पन्न होता है। और भी रोग होते हैं पौधों में, जैसे तिल के अंदर फिलौडी नाम का रोग होता है, बादाम के अंदर रेखा पैटर्न या स्ट्रीक पैटर्न नाम की डिसीज उत्पन्न होती है। नींबू के अंदर नाड़ी का ऊतक चयन होता है, येलोइंग ऑफ वेन्स। टमाटर के अंदर पत्तियों की ऐठन होती है। जी हाँ, आपने टमाटर की पत्तियों को देखा होगा, उसकी पत्तियां थोड़ी मुड़ी मुड़ी सी दिखाई देती हैं। वो वाले रोग भी वायरस के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। अब बात करते हैं पशुओं में होने वाले वायरस जनित रोग के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट। एक तरफ हम पशुओं के बारे में देखेंगे, दूसरी तरफ उनमें रोग और जो रोग उत्पन्न हो रहा है उसके बारे में, वो रोग किस वायरस के द्वारा हो रहा है इसके बारे में जानेंगे। मैंने आपको पिछली स्लाइड में पादप के जो रोग थे उसमें किस वायरस के द्वारा उत्पन्न हो रहा था ये नहीं बताया है, क्योंकि वो इतना महत्वपूर्ण भाग नहीं है। हम यहाँ पर केवल वही देखेंगे, वही चीज़ों के बारे में तैयारी करेंगे जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। केवल हम उसी के ऊपर अपना फोकस रखेंगे। परीक्षाओं में ज़्यादातर पशुओं के रोग उत्पन्न करने वाले वायरस के बारे में ही पूछा जाता है, तो हम लोग उसके बारे में ही ज़्यादा फोकस करके चलेंगे। जैसे गाय के अंदर जो हर्पीस रोग होता है वो हर्पीस वायरस के कारण होता है। गाय में ही ब्लूटंग नामक एक रोग होता है जो ब्लूटंग नामक वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। गाय में ही चेचक नाम का एक रोग होता है जो वेरियोला वैक्सीनिया नामक वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। जी हाँ, भैंस के अंदर भी चेचक नाम का रोग होता है, लेकिन ये दूसरे वायरस के द्वारा होता है। वो वायरस है पॉक्स वीरिडो ऑर्थोपॉक्स। गाय और भैंस में दोनों में ही रिंटरपेस्ट नाम का एक रोग होता है जो एक ही वायरस पैरामिक्सो विरिडी मोरबिली के द्वारा उत्पन्न होता है। ये इंपॉर्टेंट है। और गाय और भैंस में एक और रोग होता है मुंह पका और खुर पका, जिसके ऊपर आजकल मोदी सरकार बहुत सारा अपना अभियान चला रही है, उनका वैक्सीनेशन कर रही है। ये वही रोग है। ये रोग पिकोरना विरिडी मोर एफ्थो नामक वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। चौपाया में ज्वर होता है जो होता है रैंडोविरिडी कैसोक्यूलो नामक वायरस के कारण। और चौपाया यानी कि मेनली कुत्ते के द्वारा एक रेबीज नाम का रोग होता है, जिसे जो होता है स्ट्रेट रेबीज नामक वायरस के द्वारा। अब बात करते हैं मनुष्यों में विषाणु द्वारा उत्पन्न
रोगों के बारे में। एक तरफ हम रोग देखेंगे और दूसरी तरफ कारक विषाणु देखेंगे, वो किस विषाणु के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। मनुष्य के अंदर जो चेचक नाम का रोग उत्पन्न होता है वह वेरियोला नामक वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। चिकन पॉक्स रोग होता है वो वेरिसोला वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। हर्पीस वायरस होता है, हर्पीस रोग होता है, हर्पीस वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज रोग होता है, रेब्डो वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। पोलियो मेलाइटिस नामक रोग होता है, एंटीरो वायरस नामक के विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। एड्स नामक रोग HIV-3 वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। इन्फ्लुएंजा फ्लू आर्थोमिक्सो वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। वायरल इंसेफेलाइटिस नामक रोग होता है वो अर्बो वायरस के कारण होता है, ये इंपॉर्टेंट है। डेंगू फीवर होता है, ये भी अर्बो फीवर के द्वारा ही उत्पन्न होता है, यानी कि वायरस एक ही है लेकिन थोड़ा सा भिन्न रूप में अपना रोग में चेंजेस कर देता है। सर्दी जुकाम होता है, सर्दी जुकाम राइनो वायरस के द्वारा होता है। मीजल्स नामक रोग होता है मनुष्य में जो पैरामिक्सो वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। और मम्स नामक रोग होता है जो मम्स नामक वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। ये जो पूरी स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ना केवल यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि छोटे छोटे जो एग्जाम्स होते हैं हमारे आरओ एआरओ एसएससी वगैरह के, उनमें ये इनके बारे में मनुष्य के रोग के संबंधित वायरस के बारे में पूछ लेता है, इसलिए इसको हम अच्छे से तैयार करेंगे। अब बात करेंगे परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। ऐसे क्वेश्चंस जो परीक्षाओं में पूछे तो जाते हैं लेकिन पढ़ाए कहीं नहीं जाते, उन पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि आप जब भी परीक्षा में इस तरह के पॉइंट्स को देखें तो बिना झिझक अपना उसको सॉल्व कर सकें, अपना उत्तर अच्छे से दे सकें और दूसरों से 2 कदम आगे रह सकें। देखते हैं क्या है। पहला सवाल है, वे पदार्थ जो वायरस को नष्ट कर देते हैं क्या कहलाते हैं? बताइए। वे कहलाते हैं वायरोसाइड, जैसे इंटरफेरॉन। प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव किसे माना जाता है? साइनोबैक्टीरिया को माना जाता है। गंगा नदी को शुद्ध करने में अपमार्जक का कार्य कौन करता है? जीवाणु भोजी, बैक्टीरियोफेज। इसके बारे में तो हम लोगों ने पीछे डिस्कस करा था, ये वही जीवाणु भोजी है। प्रियॉन बने होते हैं केवल प्रोटीन के, जैसा मैंने आपको बताया था जो प्रियॉन्स होते हैं वो मात्र प्रोटीन के कण होते हैं, उनमें न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए नहीं पाया जाता है, उसी के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। वायरस किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन के, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन के। अब श्वसन तथा उत्सर्जन किस प्रकार की जैविक क्रियाएं होती हैं? अब 4 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। वायरस का बाह्य आवरण किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, जो 90 से 95% होता है। बैक्टीरियोफेज से तुम क्या समझते हो? बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो केवल जीवाणुओं के ऊपर आश्रित रहते हैं। पोलियो का टीका किसने खोजा था? जोनास साल्क ने खोजा था। फिलोटी नामक रोग किस पौधों में होता है? तिल में होता है। अभी मैंने आपको बताया था पौधों में उत्पन्न रोग, वहां पर बताया था तिल में उत्पन्न होता है फिलोडी नामक रोग। पशुओं में रिंडर पेस्ट से फैलता है? वायरस के द्वारा फैलता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि जो रिंडर पेस्ट होता है वो किस वायरस के द्वारा फैलता है? हमने डिस्कस करा था अभी। आगे है, आदि मानव तथा पौधों के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है इथनोबॉटनी में। यह अलग प्रकार का प्रश्न है जो यूपीएससी परीक्षा में पूछा गया है, लेकिन इसको पढ़ाता कोई नहीं है, लेकिन हम अपने विद्यार्थियों की तैयारी कराने के लिए इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमारे विद्यार्थी जब इस प्रकार का प्रश्न देखें तो किसी भ्रम में ना रहें। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने डेस्मोडियम पौधे पर कार्य करते हुए यह सिद्ध किया कि हृदय की गति की तरह इन पौधों में भी स्पंदन होता है जिससे रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है? वे थे महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस, और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इस पे आई का सिंबल बना दिया है। अब बात करते हैं वोकेबलरी की, उस शब्दकोश के बारे में जो हमारे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी
कुछ अंग्रेजी शब्दों को देख के चकरा जाते हैं, उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी परेशानी ना हो। और हमारे अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन अपनी सुविधा के लिए, उनकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कुछ हिंदी शब्दकोश इकट्ठे करे हैं, ताकि वो हिंदी शब्दकोश और अंग्रेजी शब्दकोश का मिलान करके अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें, उन शब्दों को जान सकें जो कभी कभी परीक्षा में अबूझ पहेली की तरह पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न तो आसान होता है, लेकिन मात्र शब्दों के कारण हमारे छात्र थोड़े भ्रम में पड़ जाते हैं। उनके साथ ऐसी परेशानी ना हो, इसलिए हम यहाँ पर वोकैबुलरी को थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखते हैं। विकल्प परजीवी कहलाते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट, अकोशिकीय कहलाता है नॉन सेल्यूलर, गुणन कहलाता है मल्टीप्लाई, विभेद कहलाते हैं स्ट्रेन, तुर्ककंद होता है, स्पंडल ट्यूबर होता है, चुकंदर को बीट कहा जाता है, भिंडी को लेडी फिंगर कहते हैं, गन्ना को शुगर केन कहते हैं, तिल सेसमम कहलाता है, सरसों मस्टर्ड कहलाती है, बादाम को आलमंड कहते हैं, जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। ये तो रही आज की क्लास की बात। अगर आप लोगों को मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है, मेरी द्वारा पढ़ाया वो पसंद आ रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक ज़रूर करें मेरी वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरे को पता चलता रहे कि हाँ, मेरी वीडियो को पसंद किया जा रहा है, मेरे को मोटिवेशन मिलता है इन चीज़ों से, और मैं और जोश के साथ और अच्छे से आपके लिए अपनी क्लास को तैयार करूँगा। आने वाली परीक्षाओं के क्रम के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी वीडियो में अगर आपको कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मात्र वीडियो को देख के छोड़ ना दें, कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।